Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss about a very interesting novel, Voices in the City. It is very life relatable novel to most of the people. Voices in the City written by Anita Desai, which was first published in 1965. Anita Desai is a novelist and professor of humanities at MIT. She is the winner of Sahitya Academy Award in 1978 for Fire on the Mountain. She has been shortlisted for the Booker Prize 3 times. Her famous works are Bye Bye Blackbird, Cry the Peacock. Her genre is fiction. This is the second novel by Anita Desai. The novel Voices in the City. The theme of the novel is modernism or changing in society, and the setting of the play is in Calcutta. So, Anita Desai has been to Kolkata for many days. She lived there for a period of time and observed deeply the city and lifestyle of middle class people and high class society. Voices in the City is a story of two brothers and two sisters who are caught in the cross currents of changing social values. So, major characters in this novel are Arun, Monisha, Nirod, and Amla. The story reflects a vivid picture of Indian social condition. The novel describes the bitter effects of the urban living upon Indian family. The story is based on the life of the middle class intellectuals of Kolkata. The brutality and theories of the physical world, Calcutta play an important role. Against this city, the voices of the character are raised. So basically ये स्टोरी का सेटअप कोलकाता से लिया गया है, जिसको पहले कैलकटा कहते थे. वहाँ के सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे थे, मॉडर्निज्म आ रहा था, सोसाइटीज़ में बहुत सारे तरह के बदलाव होने शुरू हो गए थे और लोग उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं. बहुत लोग कर पा रहे हैं, बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं और इस चीज़ में अपने आप को डाउन समझने लगते थे. तो इस नॉवेल में बहुत तरह की चीज़ें बताई जाएंगी और बेस्ट पार्ट ये है कि अनीता देसाई ने इस नॉवेल को लिखने के पहले कोलकाता में काफ़ी समय बिताया था, जिससे वो ना बहुत डीपली लोगों के बीच रही, उनको ऑब्जर्व किया, उनके गुड बैड टाइम्स को ऑब्जर्व किया एंड देखा कि आखिर ट्रबल कहाँ आ रहा है मॉडर्निज्म को लेके, चेंजेस इन सोसाइटीज़ को लेके. सो कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं हम लोग. सो बेसिकली इसमें तो 4 कैरेक्टर्स थे, अरुण, मोनिशा, निरोध एंड अमला. लेकिन अरुण जो है ना वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, बेसिकली कहें कि ना के बराबर, क्योंकि वो ना हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका चला जाता है. तो मोस्ट प्रोबेबली कहानी स्टार्ट होती है मोनिशा से. तो मोनिशा शी वॉज अ वेरी सेंसिबल गर्ल, बट she has married into a very traditional family. मोनिशा fell trapped in her husband's love, जिबान. तो यहाँ पे होता क्या है कि मोनिशा एक बहुत अच्छी लड़की रहती है, लेकिन ना उसकी शादी हो जाती है जिबान से. तो मोनिशा लिव्स इन एन आयरन बैरेड लार्ज हाउस विद हर हस्बैंड. तो मोनिशा का तो फैमिली जो था, इन लॉज थे, बहुत कह सकते हैं अमीर थे, हाई स्टेटस के थे, लेकिन वो जो घर था ना वो उसके लिए पिंजरा बन चुका था. शी इज़ कंसिडर्ड एज अ बेयर वीमेन हु कैन नॉट बेयर अ चाइल्ड. उससे बहुत सारी गलत तरह की चीज़ें बोली जाती थी. उसके जो इन लॉज थे सपोर्टिव नहीं थे, बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटिंग थे, क्योंकि मनीषा एक चाइल्ड कैरी नहीं कर सकती थी, तो उसको उस चीज़ के लिए बहुत सारे ताने सुनने पड़ते थे. मोनिशा has presented a typical social situation several young couples of India. Her position is like a jailbird. So मोनिशा का जो सिचुएशन था ना, जो मोस्टली उस समय में भी बहुत सारे इंडियन कपल्स में था, लाइक इन लॉज लोग बहुत डोमिनेटिंग होते थे, बहुत प्रेशराइज करते थे, करियर के लिए सपोर्ट नहीं करते थे, इंडिविजुअली अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए सपोर्ट नहीं करते थे. तो मोनिशा का भी इन लॉज या उसका ससुराल कह सकते कुछ ऐसा ही था. एंड हर फाइनल रेजोल्यूशन इज देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम इट.
और अब उसे समझ में आ गया था कि इस चीज़ से हम बाहर नहीं निकल सकते. सो हर सुसाइड इज एन अटेम्प्ट टू रिवील अगेंस्ट दिस मीनिंगलेस थ्रेट लाइक आइसोलेशन. और फाइनली उसने सुसाइड कर लिया. शी कमिट्स सुसाइड बाय बर्निंग हरसेल्फ अलाइव इन द बाथरूम. और उसने बाथरूम में जाके अपने आप को जिंदा जला लिया और इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कर दिया कि शायद मैं इस घर से, इस आयरन बैरेड घर से तो कभी निकल ना सकूँ, इस जेल से कभी उड़ ना सकूँ, क्योंकि मुझे आज़ादी चाहिए थी. मैं भी हवा में ऊंचे आसमान में पंछियों की तरह उड़ना चाहती थी, लेकिन ये सारी चीज़ें तो हो नहीं सकती मेरे लाइफ में. तो उसने फाइनली अपने लाइफ को एंड करने का सोचा और ज़िंदा ही अपने आप को जला लिया. और जब उसके सिबलिंग्स जो हैं, जब उसके बाद उसके इन-लॉज़ के घर पे आते हैं बाकी लोगों से मिलने, तब उन्हें एक डायरी मिलती है जो कि मोनिशा की रहती है, जिसमें उसने अपने अंदर के विचार, अपने थॉट्स के बारे में, अपने पेन के बारे में उस डायरी में एक्सप्रेस किया था. क्योंकि वो जब भी अपने इन-लॉज़ से या अपने हस्बैंड से अपने प्रॉब्लम्स, अपने पेन्स को एक्सप्रेस करती थी तो कोई इसको सुनने वाला था नहीं, सब उसे इग्नोर कर देते थे. तो फाइनली उसे यही रास्ता मिला कि उसने अपने एक डायरी में अपनी सारे प्रॉब्लम्स, अपने सारे पेन्स, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर दिया. तो मोनिशा की कहानी कुछ इसी तरह ख़त्म हो जाती है. नेक्स्ट है निरोध. निरोध जो है ना, एक कंपनी में काम करता था. ही अटेम्प्ट सेवरल बिजनेस वेंचर इंक्लूडिंग स्टार्टिंग अ मैगजीन ऑफ हिज ओन एंड राइटिंग अ प्ले, बट ऑल हिज अटेम्प्ट्स फेल. सो निरोध जो है ना, सबसे पहले तो वो कोलकाता जब विजिट करता है तो ही हैज़ ऑल्सो ट्रबल्ड इन एडजस्टिंग इन मॉडर्न लाइफ. उसे वहाँ पे लाइफ में, वहाँ की सोसाइटीज़ में एडजस्ट करने में काफ़ी ट्रबल होता है. ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड हिज ड्रीम जॉब. Once her mother offered her some money, but he rejected her aid by saying that he will deal with his problems and if not, he will fail on his own. So क्या होता है ना कि निरोध काफ़ी सारी चीज़ों में ट्राई करता है, काफ़ी सारे बिजनेस को सेटअप करने की कोशिश करता है, बट एट द एंड क्या होता है ना, उसका सारा जो स्ट्रगल रहता है वो वर्थलेस रह जाता है. तो उसकी माँ को जब ये पता चलता है तो उसकी माँ जो थी ना, मतलब थोड़े अच्छे पैसे वाले थी, तो वो उसको हेल्प करती है, सोचती है कि मैं तुम्हें हेल्प करूँ, लेकिन निरोध उसे मना कर देता है, उनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है ये कह के कि अगर कभी मैं लाइफ में सक्सेस किया तो भी मैं अपने काबिलियत से करूँगा और मैं फेल भी हुआ तो मैं खुद के ही भरोसे होऊंगा, मुझे किसी का हेल्प नहीं चाहिए. वंस निरोध मीट धर्मा हु इज़ अ पेंटर एंड अ मिस्टीरियस फिगर. एक बार क्या होता है ना, निरोध धर्मा से मिलता है जो कि एक पेंटर हुआ करता था, ठीक है. तो वो उससे मिलता तो है लेकिन वो उससे समझने की कोशिश करता है, बट समझ नहीं पाता है क्योंकि जो धर्मा था ना वो काफ़ी मिस्टीरियस रहता था, अजीब अजीब बातें करता था या कुछ क्लियर नहीं था उसके बारे में. सो निरोध इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड धर्मा. एंड फाइनली जब बहुत सारे उसके जो स्ट्रगल्स थे, जो ड्रीम था निरोध का, कुछ भी कंप्लीट नहीं होता है, तो उस कैलकाटा शहर को ना वो गॉडेस काली से कंपेयर करता है. गॉडेस काली इसलिए क्योंकि वो ना एक ऐसी भगवान है ना, जो कहते हैं ना कि जब किसी को गुस्सा आ रहा है या कुछ बर्बाद हो गया तो मतलब डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं, डिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट किल्स क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन. तो जब कोई ऐसा होता है ना कि किसी को गुस्सा आ गया तो बोल रहे कि अरे ये तो सब बर्बाद करके रख देगा या रख देगी, इस पे काली माता का अवतार हो गया, तो इस तरह की चीज़ें हम आम भाषा में कहते हैं. तो इस निरोध ने इस चीज़ को, इस शहर को, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई भी जॉब, कोई भी स्ट्रगल, कुछ भी कंप्लीट नहीं हो रहा था, सब बर्बाद हो रहा था, वो बार बार फेल कर रहा था, तो उसने इस सिटी को काली माँ के साथ कंपेयर कर दिया. And the last character is Amla. Amla's approach to life is different from Monisha and Nirodh. She wants to enjoy the city life with excitement. The youngest daughter also has a struggling life. Once she met Dharma, the same painter, and fall for him, but get disturbed when come to know that he is married. At first, Amla is excited, but she soon grows tired of the cynical artist as well as disillusions when she finds out that Dharma is a philanderer who treats her daughter badly.
सो होता क्या है ना कि जो अमला थी, जो सबसे छोटी थी अपने भाई बहनों में, उसकी भी लाइफ काफ़ी स्ट्रगलिंग चली रही थी। और उसी बीच क्या होता है ना, वर्मा से मिलती है, जिससे निरोध मिला था एक बारी। और उसकी तरफ ना वो अट्रैक्शन फील करने लगती है और उसे लगता है ना कि धर्मा काफ़ी अच्छा इंसान है। वो उसके अगर ग्रुप में रहेंगे, उसके अगर लाइक वर्क प्रोफाइल में रहेंगे तो हमारा भी कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं भी बहुत कुछ सीख जाऊंगी। सो उसने ये सारी चीज़ें सोची और वो बहुत एक्साइटेड थी उसके ग्रुप को ज्वाइन करके। बट धीरे धीरे क्या होता है ना, उनके जो ग्रुप के और भी मेंबर्स थे जो सिर्फ दिखावा करते थे, उनके सिनिकल बिहेवियर के बारे में धीरे धीरे अमला को पता चला और वो उनसे बहुत परेशान और थक हार गई थी कि मतलब बताओ किस तरह के लोग हैं, बहुत ही मतलबी और मतलब बहुत ही सेल्फिश है, एक ही टाइम पे कुछ और एक ही टाइम पे कुछ और है, मतलब डबल माइंडेड लोग हैं। और सबसे बुरा तो उसे तब लगा जब उसे पता चला कि धर्मा की शादी हो गई है। वो काफ़ी हर्ट हो चुकी थी। एंड उससे भी बुरा उसे तब लगा जब उसे पता चला कि धर्मा की एक बेटी है जिसे वो बहुत बैडली ट्रीट करता है। सो इन सारी चीज़ों के बाद अमला की लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए। उसने अपने लाइफ को एक सोचा कि अब नए तरीके से शुरू किया जाए। तो उसने धर्मा के से जो कॉन्टैक्ट्स थे, जितने भी कनेक्शंस थे, सब ख़त्म किया और अपने लाइफ को एक नए तरीके से शुरू करना चाहा। और उसने अपने जॉब्स के लिए सर्च किया, अपने बिहेवियर में, अपने थॉट प्रोसेस में काफ़ी चेंजेस लाए। और उसी दौरान उसे पता चलता है कि उसकी जो बहन है मोनिशा थी, ये सारी चीज़ें लास्ट में पता चलती है। उसकी बहन मोनिशा जो थी वो उसने ऐसा अपने आप को जिंदा जला लिया, सुसाइड कर लिया। तो ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ा ही दुख भरा चीज़ था। सो ऑब्वियस सी बात है, इतनी सारी चीज़ों के बाद अमला के बिहेवियर में, उसकी एटीट्यूड में काफ़ी सारे चेंजेस आने लगे। So this novel exposes these search for their identity in Calcutta or in big cities. Life in big cities is very complex. At the end of the novel, they realize the futility of their struggle. So इस नॉवल से आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो ना कि अगर कोई नया नया इंसान है, बड़े शहर में आ रहा है, तो उसके जितने भी स्ट्रगल होते हैं ना, वो बहुत लोगों के ऐसे स्ट्रगल होते हैं ना जो किसी को दिखाई नहीं पड़ते, कोई देख नहीं पाता। और बहुत लोग ऐसे स्ट्रगल करते करते ही अपनी लाइफ ख़त्म कर देते हैं। और उनकी जो वॉइसेस होती है, जो टैलेंट होता है, वो कहीं ना कहीं बड़े शहर में दब के रह जाता है। तो ये उस टाइम की बात थी जो अनीता देसाई ने अपने नॉवेल से एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। सो होपफुली आपको ये नॉवेल अच्छे से समझ में आए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।